तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी आज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं सैक्ड एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक जो फ़ैसला आया, तो उस फ़ैसले की मुझे कापी जो है मेरे पास है, ये मिल चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरी कोशिश होगी कि ये कापी उसकी मैं आपको वर्डिंग जो है वो पढ़कर सुना दूं, और पहले अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा और फिर मैं अपने तौर पे कोशिश भी करूंगा कि उसका मैं ट्रांसलेशन करता जाऊं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज हैं अभी तक। तो उम्मीद है, और ये मैं वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रहा हूं कि उनकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके और मैं उनको ये फ़ैसला जो है वो पढ़ कर सुना सकूं और साथ तर्जमा भी करता जाऊंगा। मैं पहले आपको बताता चलूँ, ये फ़ैसला जो है वो टोटल 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये इसका लास्ट पेज है, 8 पेज नंबर 8। लेकिन पेज नंबर 8 से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पेज नंबर 8 पे जो है ना वो 1 2 3 4 5 जजेस के ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, जजेस, जज 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 जज, और ये आर्डर है, कोर्ट आर्डर। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। ये 8वें पेज वाले को, एंड वाला मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि सारा क्रक्स जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आर्डर ऑफ द बेंच जो है ना वो ये असल में ये आर्डर ऑफ द बेंच है। ठीक है, आर्डर ऑफ द बेंच ये है। तो आर्डर ऑफ द बेंच में ये लिखा हुआ है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर बाई अ मेजॉरिटी ऑफ 4 to 1 जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह डिसेंटिंग। ठीक, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंसूर अली शाह। आगे दीज रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस्ड। ठीक, ये तो एक मुख्तसर जो ऑर्डर ऑफ द बेंच है वो ये है कि ये दरख्वास्तें जो हैं, मतलब रीज़न वजूहात जो हैं वो बाद में बताई जाएंगी और ये दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद की जाती हैं। ठीक, ये जो है मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द बेंच जो है वो मैंने आपको बता दिया। और उसमें ये लिखा हुआ है कि मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया, यानी कि मंसूर अली शाह जो 4 जज थे, मैं अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो 4 जज थे वो इस बात पे एग्री हो गए कि रिव्यू पिटिशन डिसमिस्ड, खारिज, रिव्यू पिटिशन डिसमिस्ड, स्कोप नहीं है, नज़रसानी का स्कोप मतलब है वो नहीं है, उन्होंने नज़रसानी नहीं की, दे डिसमिस्ड इट, मतलब है जो भी वफाक की आई नज़रसानी या जो बाकी सैक्ड एम्प्लॉइज़ की जानिब से वो सारे उन्होंने डिसमिस कर दी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनसे इख्तलाफ किया, और मंसूर अली शाह का इख्तलाफ जो है वो भी हम पढ़ेंगे कि मंसूर अली शाह ने क्यों इख्तलाफ किया। तो वो भी जो है ना मंसूर अली शाह का इख्तलाफ जो है वो पेज नंबर 7 पे है और 6 पे। ठीक है, 6 और 7 ये 2 सफ़ों का उनका इख्तलाफी नोट है। तो उनके इख्तलाफी नोट को मैं कहता हूँ पहले जो है ना हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी जो मेजॉरिटी है वो उस पर आएंगे। अब सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लें, सैयद मंसूर अली शाह का आपको नाम जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चूँकि ये शायद उल्टा नज़र आए, लेकिन ये 6 नंबर सफ़ा है और 7 जो है ना ये फिर 7 नंबर पेज है। ठीक है, अब मैं 6 नंबर पेज को पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सके ना कि वो जो फैसला आया वो हुआ क्या है। ये इख्तलाफी नोट है और इख्तलाफी नोट की जो है ना वो अहमियत एज सच वो नहीं होती जो अक्सरियती की होती है, तो फैसला अक्सरियती का ही अपहोल्ड करता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना मकसूद ये है कि इन 5 जजेस में से मंसूर अली शाह वह जज है जिसने आपकी नज़रसानी दरख्वास्तों को अलाउ किया है, और वो सीरा एक्ट 2010 को भी जो है उसने रिस्टोर किया है। ठीक, ये असल यानी कि ये जज जो है मंसूर अली शाह, इसका जो इख्तलाफी नोट है वो टोटल आपकी फेवर में है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ने की जो है वो कोशिश करता हूँ। सॉरी, सैयद मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सोवर्निटी और लेजिस्लेटिव सुपरमेसी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, यानी कि पार्लियामेंट्री यानी कि जो पार्लियामेंट की सालमियत है, ख़ुद मुख्तारी है, और उसका जो कानून साजी की सुपरमेसी है। ठीक है, वो जो है वो मजबूत जमहूरियत का संग मील, कॉर्नर स्टोन आप कह सकते हो, संग मील है। ठीक है, वी मस्ट, वो लिख रहे हैं, वी मस्ट देयरफॉर रिकॉग्नाइज द सेंट्रल रोल ऑफ लेजिस्लेचर, हमें कानून साजों का जो मरकज़ी उनका किरदार है
उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। ठीक, आगे वो लिखते हैं अंडरमाइनिंग द लेजिस्लेटर अंडरमाइंस द डेमोक्रेसी। ठीक है, कि कानून साजों को नीचा दिखाने का मतलब यही है कि आप जमहूरियत को नीचा दिखा रहे हो। ये मंसूर अली शाह ने लिखा और बेहतरीन लफ्ज़, बेहतरीन बात लिखी, जो कि ख़ासकर पार्लियामेंटेरियंस के लिए उन्होंने लिखी और ख़ास पार्लियामेंट के हवाले से, कानून साजों के हवाले से। ठीक है, बोथ द लेजिस्लेटर एंड द जुडिकेचर मस्ट प्ले देयर रोल इन अ स्पिरिट ऑफ profound respect for other and within the limits set out in the constitution। अब यहां पे वो लिख रहे हैं कि दोनों कानून साज और जजेस या जज, अदालती अमला जो होता है, उनको अपना रोल, अपना किरदार जो उनकी तय करदा हदूदो कयूद हैं उसमें रहते हुए, वो हदूदो कयूद जो आइन ने तय की हैं, यानी कि आइन ने जो उनकी हदूदो कयूद तय की हैं उनमें रह के उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाल्फाज दीगर उनके कहने का मतलब है कि आपको अपनी हदूद से बाहर तजावुज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा आगे वो क्या लिखते हैं जी, रूल ऑफ लॉ इज नॉट मेयरली पब्लिक ऑर्डर। कानून की हुक्मरानी एक पब्लिक ऑर्डर नहीं है। वो कह रहा है, आगे उसको डिफाइन कर रहा है, इट इज अ सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर। ये समाजी इंसाफ है, ठीक है, बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, अवामी मफाद के ऊपर, ठीक है, से जुड़ा ये एक सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ के बारे में वो कह रहे हैं। ठीक, आगे वो क्या कहते हैं कि द लॉ एग्जिस्ट टू इंश्योर प्रॉपर सोशल लाइफ बाय बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। अब ये बात समझने वाली है, द लॉ एग्जिस्ट टू इंश्योर, कि लॉ जो है, जो कानून है, वो यकीनी बनाता है कि एक प्रॉपर जो सोशल लाइफ है और फिर जो मुआशरती ज़रूरियात हैं उनको यकीनी बनाता है, और इंडिविजुअल्स की भी, ये मुआशरे की भी और इंडिविजुअल की भी जो नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, जो नीड्स हैं, उनमें तवाज़ुन भी पैदा करता है और उनकी जो सोशल लाइफ है उसको भी यकीनी बनाता है कानून जो है, लॉ जो है, ये कह रहे हैं वो। आगे कहते हैं द कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट दिस रिच कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। वो ये कह रहे हैं कि अदालतों को ये जो ज़रखेज़ तसव्वुर है, ये जो आला और बेहतरीन रूल ऑफ लॉ का तसव्वुर है, इसको अदालतों को चाहिए कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसको प्रोटेक्ट करें। ठीक, आगे वो लिखते हैं कि अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ enacted by the legislator is void only to the extent it takes away or abrogates fundamental rights of the people। वो ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेटर्स कानून साजी करते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो सिर्फ उस सूरत में उसको ख़त्म किया जा सकता है, नल एंड वाइड किया जाता है, अगर वो बुनियादी इंसानी जो हकूक़ है उनके खिलाफ हो। ठीक, ये मंसूर अली शाह ने लिखा। दूसरा वो लिख रहे हैं, दूसरा पैरा जो है, फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू एंसिलरी एंड incidental declarations and orders if any to be made in the detailed judgment I allow these review petitions in the following terms। बाकी वो ऊपर तो ये कह रहे हैं कि मैं जो बाकी चीज़ें भी आएंगी तो हम डिटेल जजमेंट में लिखेंगे, रीजंस भी लिखेंगे, ये मंसूर अली शाह कह रहा है। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आई अलाउ, जो आपको समझने वाली बात है, आई अलाउ दीज रिव्यू पिटीशन इन द फॉलोइंग टर्म्स। वो नीचे वो टर्म्स हैं, तकरीबन 4 टर्म्स हैं कि मैं इनको अलाउ करता हूं। पहली वो कहते थे जजमेंट्स अंडर रिव्यू इज रिकॉल्ड, यानी कि मुशीर आलम वाला 17 अगस्त का फैसला रिकॉल्ड किया जाए, उसको वापस लिया जाए। वंडरफुल, थम्स अप, मंसूर अली शाह, यू आर ग्रेट। आगे वो लिखते हैं द फॉलोइंग सेक्शंस एंड पार्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट इंप्लाइज रीस्टेटमेंट एक्ट 2010 2010 2010
आर डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कह रहे हैं कि उसमें ये इन्होंने अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर किया। पर आगे वो सेक्शंस वगैरह वो सारा बता रहे हैं। एट द एंड वो ये कहते हैं कि वो भी बहाल है। ठीक है, ये मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, अब पूरी हम इंटीग्रिटी में नहीं जाते। तीसरे उस पे आते हैं, उसकी जो है पोर्शन या जुज, उसमें वो कहते हैं कि ऑल द एम्प्लॉइज टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू stand restored in the service with effect from the date they were so terminated and shall be paid the pay of intervening period, treating the said period as an extraordinary leave with pay। वाह, क्या ग्रेट उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त के जजमेंट के बाद जब से उनको टर्मिनेटर लेटर मिले और आज के दिन तक भी उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उनको दी जाएं। बहाल तो हो गए, बहाल तो ये मंसूर अली शाह तो वैसे ही जो जजमेंट है उसको ही उन्होंने कहा कि रिकॉल करो। ये तो आपके बेहतरीन हक में इन्होंने फैसला दिया। हम आकाश अगर ये चारों जज बाकी भी इस पे होते तो ये इंतहाई पाकिस्तान की अदलिया की इंतहाई मिसाली जजमेंट होती। बहरहाल हर किसी के अपने मफादात हैं, वो भी मैं आपको बात करूँगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको वो तनख्वाहें दी जाएं जब से इनको टर्मिनेटर लेटर मिला और आज तक इनको तमाम तनख्वाहें दी जाएं। और कैसे दी जाए? इनको ट्रीट किया जाए ऐसे कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विद पे, यानी कि ये छुट्टियों पर गए हुए थे तनख्वाह के साथ। वंडरफुल। आगे ये लिखते हैं द केसेस decided by the judgment under review which now stands recalled shall be deemed pending and decided on their own merits by the regular benches of this court in accordance with the provision of this act implies Reinstatement Act 2010 subject to the declaration made at number 2 above। वो दूसरी जो रीज़न है उसको उन्होंने वो कह रहे हैं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जो मुशीर आलम के पास केसेस आए थे, चूँकि वो जजमेंट रिकॉल किया जाए, ख़त्म हो गया मंसूर अली शाह की नज़र में, तो वो जो केसेस आए थे सीनियरिटी बेसिस को जो इशू बनाया गया था वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस में लगाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट इस सवाल से जो है वो समाअत करे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के जो था नोट वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया 6 और 7वें नंबर पे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये एक बेहतरीन और एक मिसाली नोट था और अगर ये सारी जजमेंट यही होती तो बहुत बेहतरीन एक जजमेंट थी। और ऐसी जजमेंट बहुत कम लोग ही लिखते हैं और शायद वही लिखता है जिसको अल्लाह ने हिकमत और दनाई दी होती है। और मेरे लिहाज से मंसूर अली शाह ने आज साबित किया कि यहाँ 4 रुकनी ये 5 रुकनी जो बेंच था सबसे ज़्यादा दाना और पढ़े लिखे शख्स जो है वो मंसूर अली शाह हैं। इतने प्यारे उन्होंने जजमेंट लिखी, उन्होंने मुशीर आलम के फैसलों को ही उड़ा दिया और साथ ही वो तनख्वाहें उन्होंने कहा ये जब से टर्मिनेशन लेटर वो सारा कुछ वो भी दी जाए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स की सूरत मतलब है उसको कंपनसेट किया जाए कि ये मुलाजमीन 16,000 मुलाजमीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स पे थे और विद पे थे। ठीक है, अब कोई ऐसा जज हमें और नहीं मिला, सिर्फ ये मंसूर अली शाह था। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे। अब मैं आता हूँ जो अक्सरियती फ़ैसला है। ठीक है, अब टेक्निकली इस फैसले में जजेस ने 2 नंबरी की, आपके साथ नहीं, सेक्रेटरी प्रेस के साथ नहीं, पार्लियामेंट के साथ। ठीक है, अब कोई भी अपना इख्तियार जो वो हद से तजावुज़ कर चुके थे वो इख्तियार नहीं देना चाहते। इसी वजह से मंसूर अली शाह वहाँ पे लिखता है कि जो पार्लियामेंट कानून साजों का इख्तियार है, जो जजेस का इख्तियार है, जो उनका लिमिट है, जो उनके हदूद व क़यूद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुकर्रर किया वो उसके अंदर रहें, उससे तजावुज़ ना करें। लेकिन वो क्या नाम था, मुशीर आलम तजावुज़ कर गया था तो इन्होंने उस तजावुज़ात को बरकरार रखा है, यानी कि पार्लियामेंट की जो हदूद व क़यूद है उस पर कब्ज़ा इन्होंने बरकरार रखा है। ठीक है, ये कब्ज़ा गिर है बाबा, इख्तियारात की जंग होती है इदारों के दरमियान भी, बड़ी कहानियाँ होती हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अक्सरियती आर्डर पे। ठीक है, अक्सरियती आर्डर यानी कि जो 4 जजेस का है, जिसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस सिजाद अली शाह हैं, जस्टिस काजी अमीन है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। ठीक है, ये 4 जजेस हैं। अब ये क्या लिखते हैं या क्या वो है तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये 4 और 5 यानी कि ये भी 2 सफ़ों का आर्डर है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले ये आप देखें, ये आर्डर है। ठीक है ना, ये पेज नंबर 4 है और फिर ये पेज नंबर
जो है ये 5 है, ठीक है। और इससे ऊपर के जो पहले 3 पेजेस हैं ना वो आपसे कंसर्न नहीं है, उसमें पार्टियों के, फरीकों के और एप्लीकेशन वगैरह के जो नाम होते हैं ना वो इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ये इसमें कुछ भी नहीं है, वो मैं सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो ये अब ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजेस के नाम और रिव्यू पिटिशंस उनके नंबर वर्सेस फलां जो होता है वो लीगली चीज़ वो लिखी हुई है। तो इस वजह से मैंने अब ये 4 नंबर पे आर्डर जो है ना ये है। वैसे मैंने पहले आपको बेंच का आर्डर पढ़ के सुनाया, मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट पढ़ के सुनाया और अब ये आर्डर पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाएँ। और मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाज़ औक़ात लफ्ज़ मुश्किल होते हैं, कानूनी लफ्ज़ हैं, हमारे भी ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सकें, ठीक है। और चूंकि ये चीज़ रिकॉर्डेड है तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपके साथ कोई और बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो, जो समझ सके, तो आप उसको भी जो है ना साथ बिठा के तो आप उसकी भी राय ले सकते हैं। तो प्रोग्राम करने का भी मकसद यही था, क्योंकि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे नहीं आ सके, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मौजूद हैं। तो इस वजह से मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ ताकि वो आपकी कन्फ्यूजन, आपके अभाम जो है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। अब हम आते हैं आर्डर पे। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, वजूहात बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी। दीज रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस्ड, की ये नजरसानी दरखास्तें डिसमिस्ड, ठीक, के उड़ा दी। ये नजरसानी दरखास्तों को ये काबिल जवाज ही नहीं, उड़ा दी, ठीक है। उन्होंने वो जजमेंट सस्टेन रखा, मुशीर आलम वाला, जो इंतहाई बदा जजमेंट था, सॉरी टू से। आगे लिखते हैं दी इम्पंज्ड लेजिस्लेशन नेमली द सैक्ड एम्प्लॉइज रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 इज हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ इंटर एलिया आर्टिकल्स 25, 18, 9 and 4 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and therefore void under the provisions of Article 8 of the Constitution। सिंपल बात है कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 है उसको भी जो है ना वो आर्टिकल 25, आर्टिकल 18, आर्टिकल 9, आर्टिकल 4 जो इस्लामी रिपब्लिक के आर्टिकल्स हैं और उसको जो है ना वो उसके मतलब उसके खिलाफ है, वायलेट कर रहे हैं इन आर्टिकल्स को। वो एक्ट 2010 जो है वायलेट कर रहा है और अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल यानी कि 8 के जो है हम आर्टिकल 8 के हम इसको उड़ा रहे हैं, हम भी उसको नल एंड वाइड करार दे रहे हैं। ये उन्होंने कहने का था, वो मैंने आपको वर्डिंग बता दी। अब इसका दूसरा पैरा है, ठीक है, जहाँ से चीज़ें शुरू होती है। वो कहे हाउ एवर, ताहम, ठीक है, नजरसानी तो मुस्तरद कर दी, फैसला बरकरार रखा, एक्ट उड़ाया हुआ है नजरसानी में, ठीक। ये तो वही मुशीर आलम वाला वो जजमेंट। अब वो कर क्या रहे हैं जहाँ से आपको बहाली हुई। अब मैं उस पोर्शन पे आ रहा हूँ, ये समझने की बात है। हाउ एवर इन एक्सरसाइज ऑफ द कोर्ट्स jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution, read with the Article 187, we have taken into consideration the services rendered by the reinstated employees of the employers as defined in Section 2D of the Act and hereby order that। वो कह रहे हैं कि हम अब उसको ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम 184(3) के तहत ऑर्डर कर रहे हैं। यानी कि 184(3) क्या, ये मफाद आमा जहाँ पे हो, जहाँ पे पीपल एट लार्ज का मामला हो, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा इख्तियार है, वो इस्तेमाल करती है। तो इसी वजह से इन्होंने अगरचे नज़रसानी दरखास्तें तो आपकी डिसमिस की हैं, लेकिन अब ये आपको रिलीफ देने के लिए 184(3) की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके तहत अब ये ऑर्डर दे रहे हैं। वो ऑर्डर सुने, ये कहते हैं, ये जो अहम चीज़ें हैं आपकी सुनने वाली, एम्प्लॉइज who were holding posts that on the date of their initial termination of services from 1/11/1996 to 12/10/1999, ठीक, ये डेट्स मैं फिर आपको पढ़ रहा हूँ। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉइज, वो मुलाजिम जिनकी इनिशियल टर्मिनेशन सर्विसेज से, जिनको इनिशली इब्तदाई तौर पे जब निकाला गया था, किन तारीखों में, किन डेट्स में, मैं आपको डेट 1/11/1996, 1/11/1996
अब 11वां महीना नवंबर का होता है ना, 1 नवंबर 1996 टू 12/10/1999, यानी कि 10वां महीना अक्टूबर का होगा शायद, 12 अक्टूबर 1999 तक, ठीक है ना। इन डेट्स पे जिन मुलाजमीन को है ना होल्डिंग पोस्ट दैट ऑन द सर्विसेज, यानी कि वो जो मुलाजिम इन पोस्टों पर मौजूद थे और फिर इनको टर्मिनेशन दी गई 1996 और 1999 में। मैंने आपको तारीख बता दी, 1/11/1996 से 12/10/1999 तक, ठीक है। डिड नॉट रिक्वायर एनी एप्टीट्यूड और स्कॉलिस्टिक और स्किल टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट thereon shall be restored from the date of the judgment under review to the post they were holding on the same terms and condition of services applicable on the date of their termination pursuant to the judgment under review। समझ गए हैं? होपफुली आप समझ चुके होंगे। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर से, ठीक है। तरीके आपको बताई थी कि डिड नॉट एक्वायर, कि उनको जरूरत ही नहीं है। ये जो कन्फ्यूजन अभाम आ रहा था ना कि टेस्ट कौन देगा, टेस्ट है, पेपर है, क्या होगा, बाबा कोई टेस्ट कोई पेपर नहीं है। वो जो महकमाना होता है ना, एप्टीट्यूड और स्कॉलिस्टिक और स्किल टेस्ट जो होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनके लिए जो है रिक्वायर नहीं है। वो 1/11/1996 और 12/10/1999 को जिनकी टर्मिनेशन हुई थी, जिनको सर्विस से टर्मिनेट किया गया था, उनके लिए इन टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। जो महकमाना टेस्ट है, स्किल टेस्ट होते हैं, स्कॉलिस्टिक टेस्ट के, एप्टीट्यूड टेस्ट, वट एवर जो भी हैं, तो मैं तो सर्विस में नहीं हूँ ना, मुझे आइडिया है, वो आपको ज़्यादा पता होगा। तो वो कह रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इन टेस्टों से भी मुबर्रा हैं, इस्तिस्ना है, वो टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, दे वर होल्डिंग ऑन द सेम टर्म, वही जो उनकी अपॉइंटमेंट जब हुई थी, जो जिन कंडीशंस पे, जिन कवायद ज़वाबित पे, जिन टर्म्स पे, जिन शराइत पे, वही उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आगे दूसरे पे आ जाते हैं। सच अदर एम्प्लॉइज, और दूसरे वो एम्प्लॉइज हु वर होल्डिंग पोस्ट दैट ऑन द डेट ऑफ देयर इनिशियल टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जिनके पास नौकरियां थी इब्तदाई टर्मिनेशन से पहले। अब वो डेट्स बता रहे हैं, फ्रॉम 1/11/1996, यानी 1/11/1996 से 12/10/1999, ठीक है, वही सेम डेट है। खैर, रिक्वायर्ड द पासिंग ऑफ एनी एप्टीट्यूड और स्कॉलिस्टिक or skill test for appointment thereon shall from the date of the judgment under review be restored to their said post on the same terms and condition of services applicable on the date of their initial termination। ठीक है, ये भी वही कह रहे हैं कि 1/11/1996 और 12/10/1999 में के वो सच अदर एम्प्लॉइज के जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं, एक तो वो जो हुए थे और जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं, और उनकी भी टर्मिनेशन इन्हीं दौरान, इसी अरसे में 1/11/1996 से 12/10/1999 के दरमियान हुई। उनको कह रहे हैं कि उनको रिक्वायर है टेस्ट का, और वो टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाला या वो हुकूमती बूंदी तजवीज़ वाला टेस्ट नहीं है कि बाबा फेडरल पब्लिक ना, बाबा ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट है आपका कौन सा, कि स्कॉलिस्टिक टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, ठीक है ना। वो महकमे में जो होते हैं, वो छोटे से एक अपॉइंटमेंट के लिए जो, तो वो टेस्ट हैं और वो आपने देने हैं, और उसके बाद जो है ना आप बहाल हो जाओगे। बी रिस्टोर टू देयर सेड पोस्ट ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपको पहले 1900 वही जो अप्लाई हुई थी 1996 और 99 से पहले, उन्हीं पे आप होंगे ऑन द डेट ऑफ देयर इनिशियल टर्मिनेशन, वही जो इनिशियल टर्मिनेशन हुई थी आपकी उन दिनों की बात, ठीक है। ये 96-99 वाली बातें हैं, तो वो भी रिस्टोर हो गए और उनके लिए ये टेस्ट है, ठीक है। अदर एम्प्लॉइज, सच अदर एम्प्लॉइज, ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये आप देख लेते सकते हैं, ये कोड नंबर, ये दूसरे पैरे में, ठीक है ना, ये मैंने पैरा आपके सामने पढ़ा है। अब हम आते हैं 5वें पे, और ये आखिरी पेज है, ठीक है। इसका ये तीसरा पॉइंट ये है, एनी इम्प्रूवमेंट in the terms and condition of service of all the restored employees shall be granted strictly in the accordance with the laws and rules applicable to their services or employment, and in the absence therefore by regulations laid down for this purpose by the respective employers, ठीक है। वो इसमें यही कह रहे हैं कि any improvement in the terms, वो जो
टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसेज है उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स है रिस्टोर्ड एम्प्लॉयज शैल बी ग्रांटेड कि उनको वो दी जाएँ। जो इम्प्रूवमेंट हुई, जो कंडीशन, जो चीज़ें बेहतर हुई इनके निकाले जाने के बाद वो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अकॉर्ड कानून और कायदे के मुताबिक दिए जाएँ। अच्छा जी, लेड डाउन बाई फॉर दिस पर्पज बाई देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, जो उनके मुतलका एम्प्लॉयर्स थे, ठीक है ना, इनकी गैर मौजूदगी में जो चीज़ें इन्होंने दी बाकी एम्प्लॉइज़ को, बाकी को जो कानून में चेंज करके, जो कवायद तब्दील करके लोगों को फैसिलिटेट किया, मराद दी, ये लोग उसके अहल होंगे। ये मुझे ये समझ आ रहा है। बहरहाल मैंने आपको वो पूरा पढ़ के तो सुना दिया ना, आप मज़ीद मुझसे कोई गलती हो सकती है, आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। अब ये चौथे पॉइंट पे आते हैं जो लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। वो ये है कि दी रिलीफ ग्रांटेड इन सब पैराग्राफ्स 1 and 2, वो जो मैंने पहले 2 रिलीफ पढ़े, ठीक है, अबव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज, यानी कि वो जो अबव 1 and 2 और या ऊपर 3 ये जो भी रिलीफ इनको दिए गए वो नहीं मिलेंगे उन मुलाजमीन को, टू बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज हुज इनिशियल टर्मिनेशन सर्विसेज फ्राम 1/11/1996 एट 12/10/1999, वही टाइम पीरियड, वही टेन्योर, ठीक है ना, वो जो निगरान में आपको टर्मिनेट किया गया था, ठीक है ना, वाज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अब्सेंस फ्राम ड्यूटी, ठीक है, जो नौकरियों से गैर हाजिर रहे, जिन्होंने मिसकंडक्ट के जो जुमरे में है, मिसकंडक्ट, करप्शन, अच्छा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, स्टॉक or unfitness on medical grounds if such termination was not set aside finally by a court of law। ठीक है, अब ये दोबारा मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, अंग्रेज़ी में फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये भी एक अहम पॉइंट है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, और वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जब था तो उसमें कहा था कि उन लोगों को भी बहाल कर दिया गया जिनको महकमाना कार्रवाइयों पे निकाला गया था, कोताहियों पे निकाला गया था, करप्शन पे निकाला गया था, गैर हाजिरियों पे निकाला गया था, या मेडिकली वो जो लोग अनफिट थे उनको जब निकाला गया था तो उनको भी बहाल किया गया। तो ये उनसे मुतल्लिक है। वो फिर मैं एक अंग्रेज़ी दफ़ा में पढ़ रहा हूँ कि द रिलीफ ग्रांटेड इन सब पैराग्राफ्स 1 and 2 above shall not be granted to employees whose initial termination of service from 1/11/1996 to 12/10/1999 was on grounds of absence from duty, misconduct, corruption, misappropriation of money, stock or unfitness on medical grounds if such termination was not set aside finally by a court of law। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में उनने उनको रिलीफ नहीं दिया था तो अब भी उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। उन लोगों को जिनको मिसकंडक्ट पे निकाला गया था, जुर्माने किए गए थे, महकमाना कार्रवाइयाँ हुई थी, या जो भी उनके मसाइल थे वो मैंने आपको बता दिए। मेडिकल ग्राउंड्स पे भी जो मुलाजमीन निकले थे और उनको अदालतों ने जो इनको बहाल नहीं किया था उनको दोबारा अब नौकरियों पे नहीं रखा जाएगा। ये तो एक जजमेंट थी जो मैंने आपको बताई है। नीचे फिर वही जो जजेस हैं उनके दस्तखत, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। तो नीचे ये भी लिखा हुआ है कि आई हैव अटैच डिसेंटिंग नोट्स, वो जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दिया जस्टिस बंदियाल वाला। तो ये तो एक जजमेंट थी जो आपके हक में आई और वही टाइम पीरियड भी बता दिया। वो जो टेस्ट का एक कन्फ्यूजन था वो भी अब आपसे दूर हो गया, ख़त्म हो गया कि आपको वो ग्रेड में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, ग्रेड वाली भी बात नहीं है। सिर्फ यही कहा गया है कि वो जो टेस्ट पहली जो कैटेगरी है उसमें नहीं है, दूसरी में वो उन्होंने कहा कि अदर सच एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा कि वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो, उनको जो है ना वो महकमाना स्कॉलिस्टिक टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, या जो भी है वो देना पड़ेगा। वो एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो उनकी जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी उनकी अब रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये आज का आर्डर था। बहरहाल मैंने आपको आर्डर पढ़ के सुनाया, मैं मज़ीद इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करता। मेरा मेन मुद्दा और मकसद यही था कि मैं वर्ड टू वर्ड आपको आर्डर पढ़ के सुनाऊँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ताकि मेरे वो व्यूअर्स जो दूर बैठे हुए हैं जिन तक आर्डर नहीं पहुँचा वो फिर इस मेरी वीडियो के ज़रिए वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लें। और फिर जो अभाम आ रहे हैं, जो कन्फ्यूजन फैल रही है टेस्ट से मुतल्लिक, वो भी मैंने आपको बता दी। और ये भी कि कौन लोग बहाल नहीं हुए, वो जो मिसकंडक्ट और उन चीज़ों के ज़ुमरे में आए हुए थे जिनको निकाला गया था और किसी भी अदालत ने उनको बहाल नहीं किया था, तो वो अब भी बहाल नहीं होंगे। तो ये ओवरऑल एक आर्डर था। बहरहाल मेरी जानिब से
जो है आप सबको फिर से दिल की अथाह गिरहे उससे मुबारकबाद। अल्लाह आपको खुश रखे और आप अपनी नौकरियों पे जाएं और हमारे लिए दुआ करें। बस आपने जो है वो तैयब बलोच के साथ जुड़े रहना है और मेरी जिस भी टॉपिक पे जो भी वीडियो है आपने कमेंट ज़रूर करना है, आपने हमारी हौसला अफजाई करनी है। और बाकी ये है कि अल्लाह आपसे खुश रहे और आप नौकरियों पे जाएं और आपकी लंबी उम्र हो, आपके ख़ानदान में खुशियाँ आएँ। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आज का दिन बहुत मुबारक साबित हुआ और आप सब लोग के लिए बहुत मुबारक दिन है और मेरी तरफ से फिर से आपके लिए मुबारकबाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयब बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।